हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का वायरल पेपर लेकर आया हूं। कल आप सभी का 25 फरवरी को समाज शास्त्र का पेपर है और जो मैं पेपर आप सभी के लिए लेकर आया हूं 100% आप सभी को यही पेपर के सारे प्रश्न आप लोगों को कल एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पूरा पेपर मैं जो है हल करके बताऊंगा आप लोगों को कैसे पूरा पेपर बोर्ड एग्जाम में हल करना है, प्रश्नों का कैसे उत्तर देना है, इस वीडियो में आप जानने वाले हो। बस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। पूरे पेपर के बारे में इजी में तरीके से आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा जिससे कि हर एक प्रश्नों का उत्तर बिना याद किए हुए भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अनुक्रमांक आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, अपना नाम अपना लिख लीजिए जो आपके माता पिता ने बड़ी प्यार से रखा होगा। 843 बी के पेपर का कोड है। समाज शास्त्र का पूर्णांक आपका होगा 100 नंबर का, यानी समाज शास्त्र का जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का पूरा पेपर होता है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए, 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, देख सकते हो। निर्देश है सबसे पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी जो जितने नंबर का प्रश्न होगा वो सामने दिया जाएगा। दूसरा इसका निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका शब्द सीमा 50 शब्द है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में देना है। बहुविकल्पीय प्रश्न में मैं आपको बताऊं, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। निर्देश में आपने पढ़ लिया है, पूरे बुक और क्वेश्चन बैंक से मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रबल जात की अवधारणा दी, यानी प्रबल जात की जो अवधारणा दी है किसने दी है? दुर्खीम ने दी है? बिल्कुल भी नहीं। कार्ल मार्क्स ने दी है? ये भी नहीं हो जाएंगे। वेबर भी नहीं हो जाएंगे। इनमें से एम एन श्रीनिवास का पूरा क्या नाम है? मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। पेपर में इस तरीके से भी बेटा आता है। पहले नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर जो प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है बेसिकली ये कृषि उत्पादन से है। ठीक है, और पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा कि हरित क्रांति का जो है सबसे अधिक बोलबाला किस राज्य में था। ठीक है, एक प्रकार से सबसे अधिक प्रचलित किस राज्य में हुआ? तो ये पंजाब और हरियाणा में। पंजाब सबसे फर्स्ट पर है, उसके बाद में हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, कृषि से संबंधित से 1960 और 70 के दशक में ये सबसे अधिक जो है प्रचलित थी हरित क्रांति। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, हमारी समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है स्त्रियों पर, पुरुषों पर, स्त्री पुरुष दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है केवल स्त्रियों पर जो है बुक के हिसाब से देखा था और गूगल पर मैंने इस प्रश्न का सर्च किया था उत्तर, तो वहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों पर बता रहा था। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो भैया स्त्री पुरुष दोनों पर भैया लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन बुक के हिसाब से जो है तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप बताइए इन दोनों में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक नंबर इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, गले में थोड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट, जुकाम है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन करता है या अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है भैया स्वयं। ठीक है, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। 4 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट प्रश्न में बताया था कि एम एन निवास का पूरा नाम पूछा जाएगा, तो उनमें से डी विकल्प सही हो जाएगा। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास इनका पूरा नाम हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, साक्षरताकार का गुण है। देखिए साक्षरताकार का जो गुण है डियर स्टूडेंट, ये सभी हो जाएंगे, यानी वस्तुनिष्ठता भी है, लचीलापन भी है और आमने सामने का वार्तालाप भी है। तो 6 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 7वां नंबर जो प्रश्न दिया है, डेमोग्राफी शब्द किसने दिया? देखिए डेमोग्राफी शब्द आप लोगों को बताना है किसने दिया, तो इनमें से जो है गोयलड हो जाएगा। इन्होंने 1855 में डेमोग्राफी शब्द दिया था। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, इंदु प्रकाश किसकी रचना है? तो इंदु जो प्रकाश रचना है विष्णु शास्त्री जी की है। 8 नंबर का ए ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख रहे हो। 9 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद का संबंध है। देखिए उपनिवेशवाद का जो संबंध है ये पूंजीवाद से है। ठीक है, 9 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उपनिवेशवाद के संबंध के बारे में पूछा गया है और मैंने आपको बता दिया है, जैसे कि ब्रिटेन, उसके यहाँ पर देखिए जैसे कि ब्रिटेन उपनिवेशवाद का संबंध रखता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एम एन श्रीनिवास जी हो जाएंगे। 10 नंबर का वी विकल्प हो जाएगा। 1962 में इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। देखिए सोशियोलॉजी में आपके हर 10 बहुविकल्पीय में से 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को जो है पुस्तक से रिलेटेड पूछा जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है और इसके जो है
पुस्तक किसने लिखी, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, ठीक है। क्लास 12 सोशियोलॉजी महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक का नाम बाई शिवम स्टडी नॉलेज, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में 10 प्रश्न होता है, हर एक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में देना है, जिसके लिए आपको एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि की दर के नकारात्मक रहने का क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। 3 नंबर का ये प्रश्न है। उत्तर देखिए 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण 1918-19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसने लगभग 1.25 करोड़ लोगों यानी 125 यानी 1 करोड़ 25 लाख जो है करोड़ लोगों यानी को देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश की मौत के मुंह में ढकेल दिया था। अब वर्तमान में देखा जाए जनसंख्या कितनी, 144 करोड़ या 145 करोड़ भारत की जनसंख्या, जो कि सबसे टॉप पर है, प्रथम स्थान पर। पहले चाइना हुआ करता था, भारत हो चुका है, ठीक है। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। देखिए जो 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताइए। ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए क्या दिया हुआ, देखिए पुत्र अधिमान्यता शब्द से तात्पर्य है उत्तराधिकार के मामले में पुत्र को प्राथमिकता देना। उदाहरण के रूप में देखिए भारत के उत्तरी क्षेत्र में उत्तराधिकार का नियम एक रैखिक है, पितवंशीय होने के कारण पिता से जेठ पुत्र को पुनः, देखिए पुत्र से उसके जेठ पुत्र को और इसी तरह आगे भी उत्तराधिकार मिलता है। तो ये 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है, देख सकते हो। गले में थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए बहुत धीरे बोल रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट, ठीक है। और देखा जाए तो अच्छे से मैं तैयारी आप सभी की कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हो। 13 नंबर जो प्रश्न है कि अनुसूचित जाति की 2 समस्याएं बताइए। 3 नंबर का ये प्रश्न है। उत्तर है अनुसूचित जातियों की 2 समस्याएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अशिक्षा तथा निरक्षरता। अनुसूचित जातियों में आज भी निरक्षरता का प्रतिशत अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक है। अशिक्षा के कारण ही जनजातीय समाज अनेक रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में फंसा हुआ है। दूसरा है स्वास्थ्य तथा मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता। इससे उनको अनेक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मलेरिया, चेचक, हैजा जैसी बीमारियों तो इन क्षेत्रों में रोज़मर्रा में शामिल है, रोज़ भैया ये शामिल है और उनको ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 14 नंबर जो प्रश्न देखिए क्या दिया है कि क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। क्षेत्रवाद को हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, परिभाषित करना है। तो उत्तर देखिए क्षेत्रवाद एक विशेष क्षेत्रीय पहचान के लिए प्रसिद्ध विचारधारा है, जो भौगोलिक क्षेत्र के अलावा भाषा, जनजातीयता आदि अन्य विशेषताओं पर आधारित होती है। भारत जैसे देश में जो है क्षेत्रवाद में देखिए क्षेत्रवाद के पाए जाने का कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता है। धर्मों की क्या है, विविधता है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देख सकते हो। अब आ जाइए 15 नंबर प्रश्न पे। देखिए क्या पूछा गया है, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं बताइए, जिसके लिए बेटा आपको 3 नंबर दिया जाएगा। उत्तर देखिए औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और भारी मशीनरी का व्यापक उपयोग करना। दूसरा है श्रम विभाजन के लिए उच्च क्षमता वाली बड़ी आबादी का समर्थन। और तीसरा है श्रम बाजार की उपलब्धता। ये है औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं। और आपको देखिए प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर प्रश्न के उत्तर को अच्छे से जो है देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप समाज शास्त्र के इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझ लोगे तो अपने शब्दों में भी इन सभी प्रश्न का उत्तर इजीली आप दे सकते हो बोर्ड एग्जाम में। 16 नंबर प्रश्न देखिए सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा हमें देना है, ठीक है। इसके लिए भी हमें 3 नंबर दिया जाएगा। तो इसका भी मैं परिभाषा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए उत्तर है स्टूडेंट समाज शास्त्रियों के अनुसार, यानी जो समाज शास्त्री हैं उन्होंने अपना ये विचार रखा है, सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की वह सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक संरचना का मैंने भी यहाँ पर परिभाषा बता दिया है। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए किन्हीं 3 संघों के नाम बताइए, जिसके लिए 3 नंबर आपको दिया जाएगा। उत्तर यहाँ पर देखिए उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों के नाम निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला भारतीय उद्योग परिषद यानी CII। देखिए CII
आई। दूसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, फिक्की। तीसरा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम। ठीक है, तो इस तरीके से उद्योगपतियों द्वारा बनाए गए 3 संघों का नाम है। अब आ जाइए 18 नंबर प्रश्न में जो पूछा गया, ग्रामीण नगरीय शहर क्या है, इसके बारे में बताइए। परिभाषा देना विशकली 3 नंबर का ये भी प्रश्न है। उत्तर देखिए GS वेहरवीन के अनुसार भारतीय समाज के संदर्भ में आज ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा पूर्णतया लागू होती है। आज ग्रामीण समुदायों की विशेषताएं नगरीय समुदायों में तथा नगरीय समुदायों की विशेषताएं ग्रामीण समुदायों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए। यानी जो सामाजिक आंदोलन है इनको परिभाषित करना बेटा 3 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। उत्तर देखिए ब्लूमर के अनुसार, जो भैया ब्लूमर है इनके अनुसार देखिए, सामाजिक आंदोलनों को जीवन की एक नई प्रणाली स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। सामूहिक प्रयास क्या कहा जा सकता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 20 नंबर जो प्रश्न है, उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसके लिए 3 नंबर आपको दिया जाएगा। उत्तर देखिए उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। यानी कुछ पॉइंट के थ्रू बताया गया भैया, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। देखिए सबसे पहला इसमें उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलापन आया तथा आज भारत आर्थिक संकट से उबरकर विश्व अर्थव्यवस्था के विभिन्न मंचों पर सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुका है। दूसरा, उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तीसरा है, उदारीकरण के कारण परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं। इससे अनेक लोगों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा गया था भैया 20 नंबर वाला प्रश्न, उसके बारे में अच्छे से बता दिया। टोटल 10 मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है। अब अति लघु उत्तरीय में प्रश्न बता देता हूं। देखिए सोशियोलॉजी में आपके 4 टाइप के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, टोटल 100 नंबर के पूर्णांक के हिसाब से पूरा पेपर डिजाइन किया जाता है। और जैसे मैं प्रश्नों का उत्तर आपको बता रहा हूँ, कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना है। कॉपी में कैसे लिखना है इसका भी मैंने वीडियो बना दिया है। लघु उत्तरीय प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। यानी जो औद्योगिकरण और नगरीकरण है इसका परस्पर संबंध, इसका विचार कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। उत्तर देखिए, औद्योगिकीकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है जो शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर निर्भर होता है। पश्चिमी समाजशास्त्रियों का मत है कि अति विकसित परंपरात्मक सभ्यताओं में भी, देखिए सभ्यताओं में भी खेत या जमीन पर उत्पादन से संबंधित कार्य करने के लिए अधिकाधिक मानवों की आवश्यकता होती है। अपेक्षाकृत निम्न तकनीकी विकास के कारण बहुत ही कम लोग कृषि कार्य से अतिरिक्त कुछ अन्य आसान व्यवसाय कर सकते हैं। इसके विपरीत औद्योगिक समाजों से ज़्यादा रोजगार वृत्ति में लगे लोग कारखानों, ऑफिसों और दुकानों में कार्य करते हैं। औद्योगिक परिवेश में कृषि संबंधी व्यवसाय में लोगों की संख्या कम होती जाती है। ये देखने में आया है कि पश्चिम में जो है 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहीं पर रोजगार व व्यवसाय के अवसर अधिक होते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, यानी 90%, यानी लगभग मैं बात करूँ तो मोटा मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए जो गांव के लोग होते हैं, यहाँ देखिए 90% से ज़्यादा लोग कस्बों और शहरों में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के व्यवसाय अवसर होते हैं। यानी मान लीजिए कि दिल्ली है, तो दिल्ली में जो यूपी, बिहार, जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड के लोग, ये सब जाते हैं भैया व्यवसाय ढूंढने यानी काम करने, तो वहाँ पर जो रोजगार के अवसर है ईजिली जो है जॉब यानी काम मिल जाता है। अब आ जाइए 22 नंबर प्रश्न में। देखिए पूछा क्या गया कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जिसके लिए बेटा आपको 6 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा। चलिए इसका उत्तर दिखा देता हूँ। यानी अच्छे से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बता रहा हूँ। और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट हमें कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी। कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो डायरेक्ट आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। उत्तर है, यह वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के प्रखंडों, जो प्रश्न पूछा गया था भैया यहाँ पे देखिए धर्मनिरपेक्षीकरण, इसका मैं प्रश्न का उत्तर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट बोल भी जाते होंगे। तो देखिए ये वो प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज व संस्कृति के प्रखंडों को धार्मिक और प्रतीकों के प्रभाव से दूर रखा जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, ये देखिए लौकिकता में लोगों का विश्वास बढ़ाता है तथा उनकी अलौकिक भावनाओं में
कमी करता है। दूसरा देखिए, ये लोगों में प्राकृतिक सत्ता के प्रति आस्था को कम करता है। तीसरा है ये तर्कवाद, चिंतन, स्वतंत्रता एवं नए विचारों को बल प्रदान करता है। और चौथा देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया ने धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन किया है, यानी धर्म का जो सिद्धांत है उसमें परिवर्तन किया है। पांचवा है, इसके कारण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों को स्वीकारने लगे हैं। और 6 नंबर देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के कारण लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। तो जो प्रश्न पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रमुख विशेषताएं बताइए, 6 पॉइंट आप लिख दोगे, 6 नंबर आपको दे दिया जाएगा समाजशास्त्र में। ठीक है। 23 नंबर जो प्रश्न देखिए क्या पूछा गया भैया, जनसंचार के माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया यानी मुद्रण माध्यम की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर देखिए, प्रिंट मीडिया आज भी काफ़ी लोकप्रिय संचार माध्यम है। भले ही लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट की बड़ी शिद्दत से देख रहे हो, लेकिन समाचार पत्र आने का इंतजार आज भी पहले की भांति प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपेक्षा ज़्यादा है। प्रिंट मीडिया में विस्तृत खबर होती है, देखिए रिपीट का जंजाल नहीं होता, अतः लोग इसे तरहीज देते हैं। प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता इसलिए भी अधिक है कि हर छोटे बड़े शहरों में इनके पत्रकार होते हैं, यानी जो पत्रकार होते हैं भैया हर छोटे बड़े शहरों में इनके पत्रकार होते हैं। छोटी बड़ी सभी जो खबर है इस पर मिलती है। देखिए हर बड़े शहर के अलग संस्करण होते हैं। प्रिंट मीडिया पर शोधात्मक खबरें भी प्रकाशित होती है। तो इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए पूछा क्या गया, भारतीय जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। और देखिए भारतीय समाज में जो विवाह है आइए 8 प्रकार के प्रचलित हैं और पूरा मैं अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए उत्तर यहाँ पर है, जनजातीय समाज में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं। जैसे पहला है परिवीक्षा विवाह, इसमें लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता घर रहकर उनकी अपनी उपयुक्तता का परिचय देना होता है कि भैया मैं यहाँ पर विद्यमान हूँ। ठीक है, जैसे असम की कुकी जनजाति में ये विवाह प्रचलित है। ठीक है, अच्छे से मैं बता रहा हूँ, इसको अपने शब्दों में भी लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है, कन्या का मूल अदा न कर पाने की स्थिति में लड़का कन्या के माता पिता घर रहकर उनकी सेवा करता है, जैसे बेगा या बिरहोर जनजाति में ये पाया जाता है भैया सेवा विवाह। ठीक है, तीसरा है क्रय विवाह। लड़के को विवाह से पूर्व कन्या के माता पिता को एक निश्चित धनराशि देनी होती है, जैसे ओराव, नागा, गारो, संथाल जनजाति में। यानी यहाँ पर तो ये उल्टा हो गया भैया कि जो दहेज होता था लड़की वाली देते थे लड़के वाले को, यहाँ पर लड़के वाले देंगे लड़की वाली को दहेज। ठीक है, तो क्रय विवाह इसी को कहते हैं। चौथा विवाह जो है परीक्षा विवाह। परीक्षा विवाह में क्या होता है, विवाह इच्छुक लड़के को अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा देनी होती है, जैसे भील जनजाति में ये परीक्षा विवाह होता है। उसके बाद में देखिए 5वां विनिमय विवाह। अब विनिमय विवाह से नाम से ही पता चलता है, देखिए लड़के को अपने विवाह के साथ ही कन्या के भाई से अपनी बहन का विवाह करना होता है। इस तरह के विवाह का प्रचलन अधिकांश जनजातियों में है और अभी भी है भैया। 6 नंबर देखिए हरण विवाह। अब हरण विवाह में क्या होता है, देखिए लड़का लड़की को, देखिए हरण विवाह में लड़का लड़की को बलपूर्वक ले जाकर विवाह करता है, जैसे गौड़, संथाल व जनजाति में पाया जाता है हरण विवाह। उसके बाद में देखिए 7वां है हठ विवाह। हठ विवाह में क्या होता है, इसमें लड़की हठ पूर्वक लड़के के घर में घुसकर बैठ जाती है जब तक कि विवाह नहीं हो जाता, जैसा संथाल व बिरहोल जनजाति में। अरे यहाँ तो भैया अलग ही है, हठ विवाह में यानी भैया हटी हो गई है। तो हठ पूर्वक लड़के के घर में घुसकर जाकर लड़की बैठ जाती है कि जब तक विवाह नहीं हो जाए तब तक हम यहाँ पे जाऊंगी नहीं। उसके बाद में देखिए 8वां है सहपलायन विवाह। अब सहपलायन में विवाह में क्या होता है, लड़का व लड़की माता पिता से अनुमति न मिलने पर कहीं दूर जाकर विवाह कर लेते हैं, जैसे भील या जनजाति में। अब यहाँ पर देखिए जो ये 8वां भैया, इससे तो मैं सहमत हूँ सहपलायन विवाह से। इसमें तो अभी भी देखते होंगे काफ़ी लड़का लड़के जो है भागकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विवाह भैया ये सहपलायन विवाह जो कि भीड़ जनजाति से ना होकर सभी है, यानी पूरी में है, पूरी भारत देश में है। अब आ जाइए 25 नंबर प्रश्न में, यानी पूरी दुनिया में भी हो सकता है भैया, कोई वो नहीं है। 25 नंबर प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। राजा राम मोहन राय जो कि समाज सुधारक है, बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। उत्तर है यहाँ पर सबसे पहला, राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की संकल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के उपकरण के रूप में की। दूसरा, इन्होंने वर्ष 1815 में आत्मीय सभा, वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा यानी जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया, इसकी स्थापना की। तीसरा है, उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध अभियान भी चलाया।
चौथा है वो महिलाओं की स्वतंत्रता और विशेष रूप से सती एवं विधवा, यहाँ पे देखिए सती एवं विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार तथा कार्यवाही के लिए जाने जाते थे। और पांचवा उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की देखिए अपमानजनक स्थिति को विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत व संपत्ति के अधिकार की मांग की। तो ये 5 पॉइंट है भैया जो आप राजा राम मोहन राय की समाज सुधारण के विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लिख सकते हो कॉपी में। ठीक है, अब आ जाइए अगला प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है लघु उत्तरीय का। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संबंध में जनसांख्यिकी लाभांश का वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर देखिए, जनसंख्या की आयु संरचना से जो है जनसांख्यिकी लाभ या लाभांश इस तथ्य के कारण मिल सकता है कि भारत इस समय विश्व भर में सबसे युवा देशों में से एक है और आगे भी कुछ समय के लिए रहेगा। वर्ष 2000 में भारत की जनसंख्या 1/3 भाग 15 वर्ष के आयु से नीचे था। वर्ष जो है 2000 यानी 2020 में यानी 2020 में देखिए 2020 है ना भैया, 2020 में भारतीयों की औसत उम्र सिर्फ 29 साल होगी, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप में 45 वर्ष और जापान में 48 वर्ष होगी। इसका अर्थ यह है कि भारत के पास पर्याप्त संख्या और बढ़ता हुआ श्रमिक बल होगा जो समृद्धि तथा समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ प्रदान कर सकेगा। जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या में काम न करने वाले यानी जनसंख्या में भैया काम न करने वाले परीक्षित लोगों की तुलना में कार्यशील अर्थात कमाने वाले लोगों के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये था प्रश्न, मैंने बता दिया। अब आ जाइए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रश्न है। 8 नंबर का एक प्रश्न आपका ये होता है सोशियोलॉजी में। 27 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर देखिए 27 नंबर ही प्रश्न में काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो भैया घबरा जाते हैं। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और इसका उत्तर जो हमें 150 शब्दों में देना है। देखिए 27 नंबर जो प्रश्न है, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ है? क्या आप ये महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटे को अधिक पसंद करते हैं? आपकी इस राय में पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं भैया, इसके बारे में बताइए। अथवा करके प्रश्न, मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है, देखिए बनाकर लिखना, इसमें कोई कुछ ज़्यादा वो नहीं है कि भैया किताबी भाषा से छापिए, बनाकर भी लिख सकते हो। समाज में आप रहते हो, समाज के बारे में जानते हो। भारत में हुए प्रमुख किसान आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किसान आंदोलन पर जो प्रकाश डाल सकते हो, तो दोनों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। 28 नंबर प्रश्न है उदारीकरण की नीति की व्याख्या कीजिए। जो उदारीकरण है इसकी नीति की व्याख्या करना है। वो ये प्रश्न नहीं आता तो परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए। परिवार से क्या तात्पर्य, इसके बारे में बताइए। अब भैया फैमिली में रहते हो, परिवार में रहते हो, इसके बारे में नहीं जानते हो, परिवार के कितने रूप हैं, परिवार किस तरीके से, तो बनाकर भी लिख सकते हो। 8 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अथवा करके प्रश्न है नगरीकरण क्या है, इसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो प्रश्न है आपका माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत वाला भैया, इसमें भी आप बनाकर लिख सकते हो। इनका जो पूछते हैं एन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है 1997 में जो प्रकाशित हुई थी। माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका नाम है और मैंने काफ़ी बार आपको इस प्रश्न का उत्तर बताया है अच्छे से, तो बनाकर लिख सकते हो। नहीं तो आप नगरीकरण क्या है, ठीक है, शहर वाला पूरा मैटर यहाँ पर सॉल्व करा सकते हो। इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, यानी इसका लाभ क्या है, इसका जो है हानि क्या है, इस तरीके से बता सकते हो। 8 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, तो 29 नंबर तक आपकी सोशियोलॉजी में पूरा पेपर होता है। पूरा पेपर का जो पैटर्न होगा इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।